नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम महिला एवं बाल अपराध से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एक थोड़ा सा संशोधन है। पिछली क्लास में मैंने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध रोकथाम अधिनियम 2013 बताया था। वहां पर मैंने जल्दबाजी में पॉक्सो एक्ट बोल दिया था। पॉक्सो एक्ट ये नहीं है, पॉक्सो एक्ट अलग से है, बच्चों के लिए वो है, इसलिए वहां पर थोड़ा संशोधन कर लेना। कहां पर वापस बोल देता हूं, महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013, उसके अंदर मैंने पॉक्सो एक्ट बोला था। पॉक्सो एक्ट यहां पर नहीं समझना है, ये केवल किसका था, महिला एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, तो वो थोड़ा संशोधन कर देना। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आज रहेगा हमारे महिला एवं बाल अपराध से जो मेन बातें थी वो काफी हद तक पूर्ण हो गई है, और भी कोई बच गई तो वो अगले टॉपिक में ले लेंगे। आज हम शुरू करेंगे बच्चों से संबंधित अपराध को। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान रखना है, एक रिपोर्ट मैंने पहले बताई थी महिला अपराध से संबंधित, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के तहत जो 5 आंकड़े थे वो वही महिला संबंधी अपराधों से थे। अब उसी रिपोर्ट के अनुसार बच्चों से संबंधित कौन कौन से अपराध माने गए हैं, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसे कौन कौन से अपराध, बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों के खिलाफ हिंसा, यौन शोषण, रेप आदि के मामले लगभग 2 गुना बढ़ गए। यानी पहले की तुलना में ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार कितने बढ़ गए हैं, 2 गुना बढ़ गए हैं। इस बात को आपको याद रखना है, कितने गुना बढ़ गए हैं, 2 गुना। प्लस बच्चों से संबंधित अपराध कौन कौन से माने गए हैं, तो ये अपराध जो भी आप देख रहे हैं, बाल श्रम, बाल व्यापार, ये सारे बच्चों से संबंधित अपराध है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कितने गुना ये ऐसे मामले बच्चों के प्रति बढ़ गए, 2 गुना। ये बात विशेष तौर से याद रखना है। फिर आपको याद रखनी है, बाल संरक्षण हेतु निम्न कानून संसद द्वारा बनाए गए। यानी बालकों को संरक्षण देने के लिए भारतीय संसद द्वारा क्या क्या कानून बनाए गए उनकी बात करते हैं। तो पहला है आपके बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, ये सन आपको याद रखना, कब पारित हुआ था, भारतीय संसद द्वारा 1986 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर याद रखना इस अधिनियम की धारा 3 के तहत, ये बात विशेष तौर से याद रखना, ये किस अधिनियम की धारा है, बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत 14 वर्ष आयु तक बाल श्रम करवाना इस अधिनियम के तहत क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। यानी बाल श्रम के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित कर रखी है, बालक या अपन कहेंगे बाल श्रम किस आयु तक के लिए प्रतिबंध है, तो 14 वर्ष तक की आयु के लिए। 14 से ऊपर वाले कार्य कर सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से कम बालक मजदूरी वगैरह या बाल श्रम उससे नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर इस अधिनियम की धारा 3 और इस अधिनियम की अनुसूची भाग क, ये बात विशेष तौर से याद रखना, इस अधिनियम की अनुसूची भाग क में निर्धारित व्यवसाय था वह ऐसी कार्यशाला जहां पर अनुसूची 2 के अनुसूची के भाग ख में निर्धारित प्रक्रियाएं चली जाती है, वहां बालकों के काम करने पर क्या है, रोक। यानी यहां पर आपको याद रखना है बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 है, इस अधिनियम की धारा 3 के अंदर और इस अधिनियम की अनुसूची भाग क के अंदर और भाग ख के अंदर जो निर्धारित प्रक्रियाएं चलाई जाती है, यानी निर्धारित कारखाने है या निर्धारित स्थान है, इन दोनों अनुसूचियों में दिए हुए हैं। यहां पर 14 वर्ष से बच्चों के लिए आप काम नहीं करवा सकते। यानी अनुसूची भाग क में कुछ व्यवसाय दिए गए और अनुसूची भाग ख के अंदर भी कुछ व्यवसाय दिए गए, इन व्यवसायों के अंदर आपके 14 वर्ष से बालक से आप काम नहीं करवा सकते हैं। किस अधिनियम के तहत, तो बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, फिर इसके लिए आगे बढ़ते हैं, नोट लगाकर ये बात याद रखनी, ये अधिनियम ऐसी कार्यशाला पर लागू नहीं होगा जहां उसके स्वामी द्वारा
अपने परिवार की मदद से चलाई जा रही हो। यहाँ पर ये बात विशेष तौर से याद रखना, यानी ऐसी संस्था है जिसका मालिक उस बच्चे का पिता हो और वहां पर अगर परिवार वाले सहयोग कर रहे हैं तो 14 वर्ष से कम आयु का बालक है, थोड़ा बहुत सहयोग कर रहा है, तो वो इसे अपन बाल श्रम नहीं कहेंगे। ये बात विशेष तौर से याद रखना। इस अधिनियम के तहत किसको इसके बाहर रखा गया है? तो ऐसी कार्यशाला जहां पर उसका स्वामी अपने परिवार की मदद से ही क्या कर रहा हो, कार्यशाला चला रहा हो, सहयोग के अंदर परिवार वाले भाग ले रहे, तो ऐसी स्थिति में ये बच्चों का बाल श्रम नहीं कहलाएगा। ये बात विशेष तौर से याद रखना। फिर अगली बात करें अपन, पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त आपको याद रखनी है, ऐसी स्कूल जो सरकारी हो या सहायता प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त हो, इन स्थानों पर इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से सामान्य रूप से सहायता ली जा सकती है। जैसे आप SUPW का कैंप स्कूलों में चलता है या कोई स्कूल का फंक्शन होता तो बच्चे स्कूल की साफ सफाई करते हैं, तो इन सब बातों को अपन बाल श्रम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष याद रखने, या तो घर के स्वामी के साथ बच्चे कार्यशाला में सहयोग करते हैं, या दूसरी बात स्कूल के अंदर आपके जो बच्चे कार्य करते हैं उसे अपन बाल श्रम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इस बात को याद रखना। फिर है नोट रूप से याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची में नए व्यवसाय शामिल करने के लिए सलाह हेतु, ये बात आपको याद रखना, सलाह हेतु बाल श्रम तकनीक सलाहकार समिति का गठन करेगी। यानी आपने इस अधिनियम की अनुसूची क और अनुसूची का भाग ख के अंदर भाग ख के अंदर जो कुछ व्यवसाय दिए गए, उन व्यवसायों में और अगर नए व्यवसाय जोड़ने हैं तो इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जो सुझाव देगी। उस समिति का नाम क्या है? बाल श्रम तकनीक सलाहकार समिति। तो इस बात को आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, फिर अगली नोट रूप में याद रखना है, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र इस अधिनियम को लागू करने की नोडल एजेंसी है। यह बात भी आपको याद रखना है। केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र इस अधिनियम को लागू करने की क्या एक नोडल एजेंसी है। यह भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र किस अधिनियम को लागू करने की नोडल एजेंसी है? तो उसमें आपको बताना बालक एवं किशोर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, यह एजेंसी CIRM 171 श्रम मंत्रालय के अधीन है। यानी ये किसके अधीन है? आपके भारत के श्रम मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? भारत के श्रम मंत्रालय के अधीन है। कौन सी संस्था? ये वाली एजेंसी, नोडल एजेंसी जो है आपके केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र, तो किसके अधीन ये कार्यरत है? तो भारतीय श्रम मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केंद्रीय था, ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन है। फिर अगला, इसे मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय CLC संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे किस नाम से भी जाना जाता है? मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, श्रम मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड गठित किया जाएगा। ये लाइन भी विशेष तौर से याद रखनी है। कौन सी संस्था केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड गठित करेगी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है श्रम मंत्रालय, क्योंकि ये श्रम संबंधी मजदूरी संबंधी कार्य है बालकों के, तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान, इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान है? तो इस एक्ट के तहत पहला प्रावधान है आपके नियत समय से अधिक काम की अनुमति नहीं। यानी कारखाने के अंदर जो टाइम फिक्स कर रखा है उससे ज्यादा कार्य नहीं करवाया जाएगा, तथा 3 घंटे की काम की व अवधि के बाद 1 घंटा का आराम या समय अंतराल देना जरूरी है। यानी ये बालक एवं किशोर प्रतिषेध श्रम अधिनियम 1986 है। इसके तहत आपको याद रखना है कि नियत समय से ज्यादा कार्य बालकों से नहीं कराया जाएगा। यानी इसके ऊपर 14 वर्ष की आयु के अलग, और बीच में कितने घंटे का? 3 घंटे काम करने के बाद में आपको 1 घंटा क्या देना होगा? आराम करना होगा या आराम के लिए देना होगा। ये किशोरों के लिए है। ठीक है, 14 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति के लिए। फिर अगला है, बच्चों के दोबारा कार्य हेतु नहीं लगाया जाए। यानी 1 दिन की उसने ड्यूटी पूरी कर ली है तो सेकंड ड्यूटी में उसको नहीं लगाया जाएगा। और ये अपन किसके लिए कहेंगे? 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, जो किशोर है 18 वर्ष तक के लिए। फिर सप्ताह में 1 दिन का अवकाश निश्चित होगा। यानी 1 दिन सप्ताह में अवकाश निश्चित किया जाएगा इस अधिनियम के
तहत तथा अवकाश का दिन नियोक्ता यानी फैक्ट्री का मालिक द्वारा 3 माह में एक बार से अधिक बढ़ा 3 माह से एक बार से अधिक नहीं बढ़ा सकता। यानी जो अवकाश का टाइम फिक्स कर रखा है, अगर एक बार उसने टाइम फिक्स कर लिया तो अगले 3 माह तक वो तिथि अवकाश की उसी दिन रहेगी। 3 माह बाद वो उस तिथि में वो नियोक्ता परिवर्तन कर सकता। जैसे मान लीजिए संडे को अवकाश होता है तो फैक्ट्री में उस अवधि को चेंज करके 3 माह के अंदर सोमवार को कर दिया जाता है। अब सोमवार कर दिया जाता है तो सोमवार के बाद में अगले वापस 3 महीने तक जो फिक्स सोमवार अवकाश कर रखा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और परिवर्तन करने का अधिकार किसे? नियोक्ता यानी फैक्ट्री के मालिक को है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। प्रत्येक नियोक्ता काम करने वाले बच्चे के संबंध में ऐसा रजिस्टर बनाएगा जो उसके काम के घंटों तथा किए गए कार्यों को अंकित करेगा। ये बात याद रखना है कि इसके अंदर कौन ऐसा रजिस्टर बनाएगा जिसके अंदर आंकड़े बाल श्रम से संबंधित होंगे, यानी कौन कौन सा व्यक्ति बच्चा कार्य कर रहा है, किशोर कार्य कर रहा है कारखाने में, और उसकी पूरी रिपोर्ट और वो कितने घंटे वो काम करता है उसका पूरा रजिस्टर होना चाहिए। और ये रजिस्टर कौन तैयार करेगा? प्रत्येक नियोक्ता यानी मालिक। फिर काम के घंटों तथा किए गए कार्य को अंकित करेगा, जिससे निरीक्षक यानी कभी भी जांच अधिकारी जांच करने आए तो उस निरीक्षक को ये रजिस्टर उपलब्ध करवाना होगा। उस आधार पर वो जांच कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है निरीक्षक अधिकारी। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। वापस ध्यान दे दीजिए, मुख्य प्रावधान है, एक तो नियत समय से ज्यादा कार्य किशोरों से नहीं करवाया जाएगा। 3 घंटे की अवधि के बाद में क्या दिया जाएगा? 1 घंटे का अंतराल दिया जाएगा। और अगला है कि दोबारा कार्य पर उस दिन उस बच्चे को नहीं लगाया जाएगा, यानी किशोर को नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से अधिक की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि 14 वर्ष से कम तो बिल्कुल कार्य स्वीकार्य ही नहीं है। ठीक है, फिर अगला है प्रत्येक नियोक्ता को काम के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? एक रजिस्टर भी तैयार करना होगा जिसके अंदर सारे आंकड़े होंगे, किशोर कब आया, कितने घंटे कार्य किए। ठीक है, तो ये बात याद रखना। फिर सप्ताह में 1 दिन का अवकाश निश्चित रहेगा और इस अवधि को बदला भी जा सकता है। नियोक्ता इस अवधि को बदलने का यानी मालिक इस अवधि को बदलने का अधिकार रखता है, लेकिन अगर एक बार उसने बदल दिया तो अगले 3 माह तक उस वार या दिन में या तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखना है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे नोट रूप में। इस अधिनियम के उल्लंघन पर यानी इस अधिनियम के जो नियम बने होते उसके उल्लंघन पर जेल या जुर्माने का प्रावधान कर रखा है। ठीक है, या दोनों दंड भी दिए जा सकते हैं, यानी उसके लिए कैद भी हो सकती है, जुर्माना, या फिर दोनों दंड साथ में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारी या निरीक्षक अधिकारियों को ऐसे अपराध की शिकायत सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकता है। यानी कहने का मतलब है इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है कि यहाँ भाई बाल श्रम के कार्य हो रहे हैं, तो इसके लिए पुलिस अधिकारी या निरीक्षक अधिकारियों को ऐसे अपराध की शिकायत सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो उसका पिता या परिवारजन ही हो। फिर नोट, इस अधिनियम के तहत सुनवाई मेट्रो परिवहन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, यहां पर आपको याद रखना है मेट्रो नहीं है, यहां पर इसकी कार्रवाई कौन करेगा? मेट्रोपॉलिटन, यहां पर यह बात आएगी मेट्रोपॉलिटन यानी सिटी मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अपर न्यायालय में नहीं करेगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। यानी इस अधिनियम के तहत सुनवाई, यानी इस एक्ट के तहत सुनवाई कौन करेगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अपर न्यायालय में नहीं करेगा, यानी इससे ऊपर वाले न्यायालय में करने की आवश्यकता नहीं। शिकायत इन दोनों के पास आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इस अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर बढ़ते हैं बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016, यानी 2016 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। और इसके अंदर यह बात आपको विशेष याद रखनी है, संशोधन करके क्या प्रावधान किया गया? 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार हेतु नहीं लगाया जाएगा। यानी इस अधिनियम के तहत क्या सिस्टम किया गया? 14 वर्ष तक के आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार के लिए नहीं लगाया जाएगा, कैसा भी कार्य हो ले। फिर दूसरा है आपके 14 वर्ष आयु पूर्ण हो लेकिन 10 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो तो उन बच्चों को खतरनाक जोखिम वाले कार्यों में काम
पर नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर है आपके 18 वर्ष, ठीक है ना। 14 वर्ष आयु पूर्ण हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो तो उन बच्चों को खतरनाक व जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। कहने का मतलब है आपके किशोरों को भी जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता, किशोर बालकों को। और इसे अपन कह सकते हैं 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक का मतलब जैसे विस्फोटक उद्योग है, पटाखे उद्योग है, बारूद उद्योग है, ऐसे रिस्की वाले जो उद्योग है उनके अंदर 18 वर्ष से कम बालकों को कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये संशोधन कब किया गया ये भी याद रखना है, 2016 में। यानी 14 वर्ष से कम आयु का तो बालक काम कर ही नहीं सकता और 18 वर्ष से कम आयु का बालक कोई भी खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ये बात आपको याद रखनी है इस संशोधन अधिनियम के तहत। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। इससे पूर्व स्वतंत्रता से पहले आपके अजमेर के हरविलास शारदा द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व प्रयास किया गया और 1929 के अंदर वाइसराय इरविन द्वारा हस्ताक्षर करके इसको लागू किया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्तमान में कब बना, 2006 में संसद द्वारा पारित, लेकिन स्वतंत्रता से पहले सर्वप्रथम किसने, तो अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से, ठीक है। और ये अधिनियम कब बना था, स्वतंत्रता से पूर्व 1929 में, जिसे अपन शारदा एक्ट भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, शारदा एक्ट, जो कब बना था 1929 के अंदर। और किस वाइसराय के हस्ताक्षर से, लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर से। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के 2006 में समाप्त करके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 संसद द्वारा पारित किया गया। यानी शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया था। शारदा एक्ट को समाप्त करके कौन सा अधिनियम लाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। अब ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पूरे भारत में कब लागू हुआ, 2007 के अंदर लागू किया गया। इसके बाद में इस अधिनियम की निम्न धाराएं हैं। यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की निम्न धाराएं हैं, जिसके अंदर इस अधिनियम की पहली धारा की बात करें, धारा 2, यदि कोई विवाहित जोड़े में से एक भी 18 वर्ष से कम हो, यानी नाबालिग हो, इसे बाल विवाह माना जाएगा। यहां पर आपको याद रखना है, यानी वर या वधु दोनों में से किसी एक की भी आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो क्या माना जाएगा, बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, किसके तहत, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत। अगला है, इस अधिनियम के तहत विवाह हेतु आयु, यानी 2006 में जो अधिनियम बना था बाल विवाह निषेध अधिनियम, उसके अनुसार न्यूनतम आयु कितनी रखी गई विवाह की, बालक के लिए 21 वर्ष यानी पुरुष के लिए, और महिला के लिए कितनी रखी गई, 18। ये कब रखी गई, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंदर ये प्रावधान किया गया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। संशोधन वाली बात आगे आएगी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है शुरुआत के अंदर कितनी थी, 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वयस्क बालिका होते हुए भी विवाह करेगा तो बाल विवाह के तहत सजा का प्रावधान है। यानी लड़की की उम्र तो 18 वर्ष हो गई है और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरी नहीं हुई है, तो भी अगर विवाह किया जाता है तो ये क्या माना जाएगा, बाल विवाह माना जाएगा। और इसके तहत क्या सजा का प्रावधान है, 2 वर्ष का कठोर कारावास। कितने वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष का, या फिर 1 लाख तक का जुर्माना, या उपरोक्त दोनों दंड साथ दिए जा सकते हैं। यानी उल्लंघन करने पर आपके या तो 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजा भी साथ में दी जा सकती है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। कौन सी धारा के तहत, धारा 2 के तहत। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके, कोई भी व्यक्ति बालक का बाल विवाह करेगा, चाहे वो माता पिता या संरक्षक या अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में, किसी विधि विरुद्ध या विधि पूर्ण हैसियत में किसी संगठन या निकाय का सदस्य है जो बाल विवाह के संवर्धन या सहयोग का कार्य करता है, तो इसके लिए भी निम्न सजा का प्रावधान है। यानी बाल विवाह के लिए कोई प्रेरित करता है, माता पिता शामिल है, कोई परिवारजन शामिल है, तो उन सब के लिए भी सजा का प्रावधान है। कितनी सजा है, तो न्यूनतम सजा है 2 वर्ष का कठोर कारावास,
ये अधिकतम सजा है 2 वर्ष का कठोर कारावास, और अधिकतम जुर्माना कितना है 1 लाख तक का, यानी सहयोग करने वाले या परिवारजनों पर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर इस अधिनियम में अगर कोई महिला दोषी है तो उसके लिए कारावास का प्रावधान नहीं है, ये भी बात विशेष तौर से याद रखना। यानी बाल विवाह के अंदर कोई महिला शामिल है, यानी महिला की भूमिका शामिल है, तो महिला को उस समय जेल नहीं होगी, महिला को उसकी कारावास के स्थान पर केवल क्या लगाया जाएगा, आर्थिक दंड लगाया जाएगा, यानी उनको जेल नहीं होगी। अगर महिला अपराधी है, बाल विवाह करवाने में सहयोगी है, तो ऐसी स्थिति में ये बात भी आपको विशेष तौर से याद रखनी है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम, यानी पॉक्सो एक्ट। ये आपके पॉक्सो एक्ट थे, पहले मैंने उल्टा बता दिया था, तो इसको आप संशोधन कर लेना। चलो, नाम क्या अधिनियम का, बालकों से संबंधित है, लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, और इसे अपन कहते हैं पॉक्सो एक्ट। क्या कहेंगे, पॉक्सो एक्ट 2012। ये मैंने वहां गलत बता दिया था, तो आप संशोधन कर देना। फिर अगला है संसद द्वारा पारित कब किया गया, ये पॉक्सो एक्ट आपके 2012 कब किया गया, 2012 के अंदर। फिर अगला है, इसका पूरा नाम आपके हो जाएगा, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे, सेक्सुअल ऑफेंस 2012। इस एक्ट के तहत आपके बच्चों के लिए क्या है, लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, जो संसद द्वारा पारित कब किया गया, 2012, जबकि लागू कब हुआ, 14 नवंबर 2014। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, बाल दिवस। तो बाल दिवस के दिन 2012 में इसको लागू किया गया। और बाल दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, JL नेहरू के जन्म दिवस के रूप को। ठीक है, उद्देश्य क्या है, बालकों के प्रति बढ़ते लैंगिक अपराधों के उपचार एवं नियंत्रण तथा संरक्षण हेतु यह अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, फिर बढ़ते आगे। इस अधिनियम द्वारा बच्चों के हितों को देखते हुए पुलिस स्तर पर शिकायत दर्ज कराने तथा न्यायिक प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। यानी इस एक्ट के तहत अगर कोई बच्चा पीड़ित है, तो उस पीड़ित बच्चे के साथ पूछताछ के दौरान मित्रवत व्यवहार किया जाएगा। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो दबाव में या कोई पुलिस अधिकारी उससे बातचीत कर रहा है, यानी मित्रतापूर्ण सहयोगपूर्ण व्यवहार में उससे बात होगी। ठीक है, शिकायत दर्ज होगी। इस एक्ट के तहत बच्चों के प्रति हो रही अपराधों में संरक्षण प्राप्त है, और यौन हमला, यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता, गोपनीयता आदि को शामिल किया जाता है। यानी इसके अंदर बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति हो रहे यौन हमला, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, यौन अश्लीलता या गोपनीयता आदि को शामिल किया गया। इन सब को क्या माना गया, इस अधिनियम के तहत क्या माना गया, अपराध माना गया है। ठीक है, और इसके लिए आगे क्या प्रावधान है, आपके पॉक्सो एक्ट की निम्न धाराएं, यानी इस एक्ट के तहत कौन कौन से कार्य निषेध माने गए हैं और उनको करने पर कौन सी धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस अधिनियम की धारा 3 की बात करें अपन, इस अधिनियम की धारा 3, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, परवेशन लैंगिक हमलों को परिभाषित किया गया है तथा इसे क्या माना गया है, अपराध माना गया। परवेशन लैंगिक हमले का मतलब किसी बालक के साथ दुराचार हुआ है, रेप हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो इसे अपन कहेंगे परवेशन लैंगिक हमला। परवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया और इसे धारा 3 के तहत क्या माना गया है, अपराध माना गया है। ठीक है, फिर इसी अधिनियम की धारा 4, तो इसके अंदर है परवेशन लैंगिक हमले के तहत दंड या सजा का प्रावधान है। तो धारा 3 के तहत जो अपराध किया है, कौन सी धारा के तहत इसको सजा का प्रावधान किया गया है, धारा 4 के तहत क्या गया है, आपके सजा का प्रावधान किया गया। यानी परवेशन लैंगिक हमला हुआ है अगर बालक के साथ, तो धारा 3 के तहत वो तो क्या माना जाएगा, अपराध। और इस अपराध के तहत सजा का प्रावधान कहां पर किया गया है, धारा 4 के तहत। तो इस बात को याद रखना है। फिर है सजा क्या है, तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम सजा है आपके 7 वर्ष की
सामान्य या कठोर में से कोई सी भी सजा हो सकती है। और अधिकतम सजा कितनी है? उम्र कैद, और साथ में क्या है? जुर्माना। तो न्यूनतम सजा तो कितनी है आपके? 7 वर्ष, जो कठोर या सामान्य रूप में किसी भी रूप में हो सकती है। और अधिकतम सजा आपके क्या है? उम्र कैद, और साथ में क्या है? जुर्माना। कौन से हमले के तहत? धारा 3 के तहत, परवेशन लैंगिक हमले के तहत ये सजा का प्रावधान है। और है कहां पर? धारा 4 के अंदर प्रावधान है सजा का। फिर बढ़ते आगे, अगला है धारा 5। धारा 5 के अंदर है आपके पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत गुरुतर परवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर शब्द को आपको याद रखना है। बड़े स्तर का जो समझ वाला व्यक्ति या किसी बड़े पद पर कार्यरत है या लोक सेवक है, ऐसे लोगों की बात करें अपन तो गुरुतर, ये इसके तहत यदि कोई लोक सेवक सरकारी या प्राइवेट संस्था में कार्यरत व्यक्ति बच्चे के साथ परवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो अपराध माना जाएगा। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, लोक सेवक या कोई कर्मचारी अगर बच्चे के साथ यौन अपराध करता है, परवेशन लैंगिक हमला करता है, तो धारा 5 के तहत क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। जैसे पुलिसकर्मी है, सुरक्षा बाल या बाल श्रम का सदस्य है, या शैक्षणिक या धार्मिक अधिकारी है, तो उस अधिकारी ने अगर ऐसा कुछ कार्य किया है पॉक्सो एक्ट के तहत, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और धारा 6 के तहत उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो गुरुतर परवेशन लैंगिक हमले हेतु न्यूनतम सजा आपकी कितनी है? 10 वर्ष है। देखो पहले वाले में अपन ने पढ़ा था परवेशन लैंगिक हमले में सजा कम थी, लेकिन यहाँ पर सजा बढ़ा दी, क्योंकि ये सक्षम व्यक्ति होते हुए भी, जानकार व्यक्ति होते हुए भी या उत्तरदायी व्यक्ति होते हुए भी ऐसे अपराधों में लिप्त है, इसलिए इनकी सजा का प्रावधान ज्यादा किया गया। तो यहाँ पर कितनी सजा है? न्यूनतम 10 वर्ष कैद और जुर्माना, और अधिकतम सजा कितनी है? उम्र कैद प्लस जुर्माना। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। आपके गुरुतर परवेशन लैंगिक हमले के लिए सजा का प्रावधान धारा 6 में, लेकिन गुरुतर परवेतर लैंगिक हमला अपराध है कौन सी धारा के तहत? धारा 5 के तहत। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं धारा 7, लैंगिक हमला परवेशन के अतिरिक्त। यानी अगर किसी बालक के साथ लैंगिक हमला हुआ है, यौन दुराचार का प्रयास किया गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे क्या माना गया है? अपराध माना गया है। और परवेशन के अतिरिक्त बालक पर किए गए लैंगिक हमले को इसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इसी के तहत आपके अगर लैंगिक हमला बालक के साथ हुआ है तो धारा 8 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। और कितनी सजा है यहाँ पर? 3 वर्ष का सामान्य या कठोर सजा का प्रावधान है, या फिर अधिकतम सजा के लिए अपन कह सकते हैं 5 वर्ष का सामान्य या कठोर कारावास, या फिर दोनों में से जुर्माने का प्रावधान। यानी दोनों में से कोई सजा, उक्त दोनों में जुर्माने का भी क्या है? प्रावधान है। यानी इन दोनों के साथ में क्या लगाया जाएगा? जुर्माना भी लगाया जाएगा। कौन सी धारा के तहत? धारा 8 के तहत। ठीक है, फिर बढ़ते आगे, अगला है धारा 11, पॉक्सो एक्ट की धारा 11। लैंगिक उत्पीड़न जैसे कोई अश्लील शब्द कहता है, या कोई ध्वनि या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित किया जाता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ऐसी ध्वनि सुनी जाए, या उसके शरीर का ऐसा भाग देखा जाए, तो वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? अपराध। या फिर किसी बालक को उसके शरीर या उसका कोई अंग प्रदर्शित करता है जिससे कि उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जाता है, या अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या चित्र या मीडिया या वीडियो में किसी बालक में कोई गोपनीयता या गुप्त शरीर दिखाता है, तो इस अधिनियम के तहत क्या माना जाएगा? इस धारा के तहत क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। धारा 11 के तहत क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। यानी बालक को कोई जबरदस्ती गलत शब्द सुनाना, अश्लील बातें करना, या उसका अश्लील चित्रण करना, या उसका अश्लील अंग प्रदर्शित करना, या बालक को ऐसा देखने के लिए मजबूर करना, या प्रिंट मीडिया या आपके वीडियो के माध्यम से भी ऐसे कोई फोन फिल्म वगैरह दिखाना, तो ये सारे क्या माने जाएंगे? अपराध माना जाएगा इस अधिनियम की धारा 11 के तहत। और इसके लिए सजा का प्रावधान है आपके धारा 12 में। अगर ऐसा कोई कार्य करता है व्यक्ति, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कहां पर है? धारा 12 के अंदर। और सजा कितनी आपके? 3 वर्ष की कैद हो सकती है, सामान्य या कठोर, प्लस साथ में क्या आपके जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में इस अधिनियम की धारा 13, इसके अंदर है धारा 13 के अंदर बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग
करना अपराध है, जैसे किसी बालक को जनक केंद्रीय सूत्र अंगों का प्रदर्शन करना, यानी ऐसे स्थानों पर जनेंद्रिय यानी गुप्त अंगों का प्रदर्शन करना क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। उसके लिए अगर किसी बालक का उपयोग किया जाता है तो ये इस अधिनियम के तहत क्या है? अपराध। या फिर किसी बालक का उपयोग वास्तविक या लैंगिक कार्यों में किया जाता है, यानी वेश्यालय में या अन्य किसी अश्लील हरकतें जहां हो रही है उनके अंदर बालक का प्रयोग किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, तो वो भी क्या है? इस अधिनियम की धारा 13 के तहत अपराध है। या फिर किसी बालक का अश्लीलता पूर्व प्रदर्शन करना या अश्लील परियोजनाओं के तहत अपराध माना जाएगा। यानी इन सब मामलों के तहत धारा 13 के तहत क्या माना गया है? अपराध माना गया है। और इसके लिए सजा का प्रावधान है आपके धारा 14 के अंदर। कौन सी धारा के अंदर सजा का प्रावधान है? धारा 14। अश्लील परियोजना हेतु बालक का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। और कितनी सजा है यहाँ पर? 5 वर्ष का कैद हो सकता है, कठोर कारावास, और साथ में क्या है? जुर्माना। फिर ऐसे अपराध में दोषी व्यक्ति द्वारा पुनरावृत्ति करने पर सजा कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। यानी ऐसा अपराध दोबारा से कोई व्यक्ति करता है, पुनरावृत्ति करता है, तो उसके लिए कैद कितनी है आपके? 10 वर्ष। इसके अंदर कठोर या सामान्य कारावास और साथ में क्या है? जुर्माने का प्रावधान। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु बालक को शामिल करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण करता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। और इस हेतु कितनी सजा का प्रावधान है आपके? 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और साथ में जुर्माना या उपरोक्त दोनों सजा भी साथ में हो सकती है। यहां पर आपको याद रखना है, वाणिज्यिक उपयोग का मतलब है आपके व्यापार या वेश्यावृत्ति के मामले में बालक का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के निपटारे हेतु विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया है। इन विशेष अदालतों की बात करें तो इस एक्ट के तहत विशेष अदालतों का गठन किया गया है और घटनाओं की रिपोर्टिंग, सबूत की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। यानी कौन से एक्ट के तहत विशेष अदालतें बनाई गई है? तो पॉक्सो एक्ट के तहत। ये बात आपको याद रखनी है। फिर जांच एवं त्वरित सुनवाई के लिए बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रिया भी पॉक्सो एक्ट के तहत अपनाई जाती है। यानी बालकों को पूछताछ करते समय इतने सहज तरीके से पूछा जाता है कि बालक निडर होकर अपनी बात, जो समस्या है, उसको सही तरीके से पुलिस को बता सके। फिर अगला है पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को पूर्ण एवं विस्तारित रूप से पहचान करवाता है। यानी ये एक्ट आपके बालकों से संबंधित जितने भी यौन मामले हैं, यौन उत्पीड़न के मामले हैं, उनकी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और विस्तृत सजा का प्रावधान करता है कि क्या क्या सजा है। फिर है पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु का बालक नाबालिग है। यानी 18 वर्ष से कम आयु का उम्र का कोई बच्चा है तो उसे नाबालिग माना जाएगा। फिर है यानी नाबालिग की न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 वर्ष। बालिकाओं के साथ अपराध के कारण इस एक्ट के तहत 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषी को मृत्यु दंड की सजा का भी प्रावधान है। यानी इस पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष याद रखना, पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत अगर 12 वर्ष की बालिका से अगर रेप होता है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम सजा या ऐसी स्थिति में सीधा क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है पॉक्सो एक्ट के तहत। तो ये भी बात याद रखना। इस प्रस्ताव के अप्रैल 2018 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई। यानी इस प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट द्वारा कब दे दी गई? 2018 के अंदर। फिर है यदि अभियुक्त दोषी एक किशोर है, यानी अगर ऐसे कार्यों में अपराधी कौन है? किशोर है, यानी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, तो उसके ऊपर मुकदमा किशोर न्यायालय में, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण में न्यायालय में संरक्षण अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर है यदि पीड़ित बच्चा विकलांग या मानसिक रूप से बीमार है तो विशेष अदालत में उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए या दुभाषी की सहायता से उसकी गवाही ली जाएगी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और यदि कोई पुलिस, वकील या सरकारी अधिकारी जिनके संरक्षण में बालक हो तो इस तरह की घटना में उपरोक्त में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए दंड का
प्रावधान है। यानी अगर जहां पर कस्टडी है, पुलिस कस्टडी है, या मान लीजिए जहां बाल बच्चों को जहां रखा जाता है, बाल संरक्षण अधीक्षक है, तो उनकी कस्टडी में भी अगर बच्चों के साथ अपराध होता है तो वो क्या है, आपके दोषी है। इस एक्ट के तहत क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे, और उसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी। फिर बढ़ते आगे। तो ये अधिनियम था आपके कौन सा, बालकों के प्रति यौन अपराध वाला अधिनियम, जिसे अपन कहते हैं पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो इस अधिनियम और इससे जो पूर्व के अधिनियम है उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनकी धाराएं थोड़ी विशेष तौर से याद रखनी है और सजाओं का प्रावधान याद रखना है, क्योंकि हर लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नवीन वीडियो के साथ में आगे मिलेंगे। धन्यवाद।